नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट लर्नर प्रभात आपका स्वागत करता है। आज के स्टॉक लर्निंग में जानेंगे एक कंपनी को जो एनर्जी सेक्टर की कंपनी रही है और कंपनी का नाम देखा जाए तो शारदा एनर्जी है। इस कंपनी की क्यों चर्चा करूंगा, क्योंकि ये कंपनी की चार्ट लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरीज के अंदर और फॉल करती नजर आ रही है। क्या लगता है कि स्टॉक में आज की जो टेंटेटिविटी निकल के आती है वो क्या लगातार सस्टेनेबिलिटी के साथ कामकाज कर रही है या कुछ और आंकड़ा देता है? आज की लर्निंग हम जानेंगे इसी को लेकर के, जो कि बीएससी और एनएससी दोनों जगह लिस्टेड हैं। तो हम पहले वेबसाइट्स पे चलते हैं। कंपनी के नाम से तो पता चल गया, जो एनर्जी सेक्टर की कंपनियां हैं। इन वेबसाइट्स जब खोलते हैं तो वेबसाइट्स पे उतनी बड़ी वेबसाइट्स नहीं, छोटी सी वेबसाइट्स देखने को मिलती है, जहाँ पे इन्होंने लेटेस्ट न्यूज एंड प्रेस और रिलीज की बात किया है और प्रोडक्टिविटी को लेकर कहती है कि जो प्रोडक्टिविटी में इनके पास क्या है। कहते हैं स्पॉन्ज आयरन्स हैं, बीटल्स हैं, फ्लोरो एरोज हैं, ईच इको ब्रिक्स की बात करती है, माइनिंग ऑन पावर एंड द, ये अलग अलग सेक्टर में कंपनी कामकाज करती है। समझ में आया कि कंपनी के पास जो सेक्टर्स हैं वो करीब करीब 7-8 सेगमेंट में कंपनी कामकाज करती है। तो हमें इसके लिए क्या करना है, हमें सेगमेंट वाइज देखना पड़ेगा आखिर किस सेगमेंट से ज़्यादा रिवेन्यू निकल के आती है। क्योंकि कंपैरिजन के टाइम पर एज पर द इंडस्ट्रियल पी के हिसाब से देखा जाए, उसमें कंपेयर करने में थोड़ा सा और आसानी हो सकता है। और यदि हम इसको कंपेयर करके देखें तो ये निकल के आती है, जो कंपनी के पास जो बुक वैल्यू था वो 110 के आसपास था। इंटरेस्टिंग वैल्यू उसके नियरली डबल के आसपास का कहता है। तो इन जो मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल जो पी है, इंडस्ट्रियल पी कहता है 27 के आसपास, और कंपनी का भी स्टॉक पी कहता है करीब 27 के आसपास। तो समझ में ये आती है जो कंपनी में उतनी ही भीड़ है जितने की बाकी इनकी जो पीयर्स कंपनी है, सेक्टर की कंपनियां हैं, उनके उनमें भीड़ का आंकड़ा कहता है। यदि मैंने कहा कि यहाँ पे हमें इनमें सेगमेंट वाइज देखना जरूरी है, तो मुझे लगता है कि उसके लिए मैं बीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर द सेगमेंट वाइज रिवेन्यू को लेकर के। तो हम उसको भी चर्चा करेंगे। आखिर यदि इसके हिसाब से है तब तो इस स्टॉक में कोई बड़ी अभी तक चाल नहीं है। नियर अबाउट द सेम प्राइस के आसपास रहे अभी तक, एवरेज के आसपास रही है। जबकि हायर टू हायर कितना तक लगाया था इसने, 428 तक लगाया था। तो लगता है क्या इसको स्टॉक में ये आगे चल कर के 500-600 तक टारगेट इसका जा सकता है? इसके लिए हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है, जो हम पहले इसको क्या करें, रिस्क टू रिकनसाइल करें। आखिर इसके पीछे रिस्क कितना है और इसके पीछे हमारी रिवार्ड भी कितने जनरेट हो। यहाँ पे अर्निंग पर शेयर की बात करें तो यह निकल के आते हैं 15 रुपये के आसपास, जो कि फेस वैल्यू है एक का। मतलब इसमें समझ में ये आती है, जो एक रुपये का सिक्का अर्निंग करके देता है, करीब 15 गुन्ने की अर्निंग करके देता है। इसकी वजह से इसमें भीड़ है, तो वो भीड़ थोड़ा सा कम ही आंकड़ा कहता है एज पर द कंपेरिजन विद द ईपीएस परसेंट अर्निंग के हिसाब। जहाँ पे डेट टू इक्विटी भी कहता है 0.35 और करंट रेशो का आंकड़ा भी कहता है 2.65। इन दोनों को भी हम क्या करेंगे, रिकन्सलेशन करेंगे फॉर द पार्ट ऑफ द, खास करके उन चीज़ों के लिए करेंगे जिसमें कि एक तो इसमें उधार के सेल्स की बात होती है, जिसमें सेल्स के अंदर यदि होगा तो उसमें रिस्क फैक्टर बनती है। और यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे प्रॉफिट को लेकर के दबाने की बात करती है, जिसको कहते हैं यदि इंटरेस्ट का बर्डन ज़्यादा है नहीं है तो उसके हम क्या करेंगे, एक कंक्लूजन की तरफ चलेंगे आखिर क्या करती नजर आती है। जहाँ पे प्रमोटर्स की होल्डिंग करीब 72% के आसपास कहता है। और इसके अलावा देखा जाए तो कंपनी की अर्निंग साइड्स में आरओसी की बात करें तो करीब 15% का, आरओई की बात करें करीब 14% के आसपास कहता है। तो चलिए हम समझने के प्रयास कर रहे हैं कंपनी को लेकर के, जहाँ मार्केट कैप करीब 15,000 करोड़ की नियर अबाउट पहुंच चुका है। और जो हमने कहा कि 500 से लेकर 600, क्या नियरली ये अपनी जो हायर टू हायर उसको टच कर सकती है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके चार्ट लगातार कहती है कि यहाँ पे लगातार एक बुल की तरफ भागती नजर आती है। यहाँ कहते हैं ना, बुल कैंडल की तरफ इशारा करता है। तो हम इसके पीछे क्या करना चाहते हैं, हम इसकी फंडामेंटल को एक एक एस्पेक्ट को समझना चाह रहे हैं। तो आखिर कंपनी को लेकर के क्या है शारदा एनर्जी को, जहाँ पीयर्स में इसको रत्नामणि मेटल्स से, एनएमडीसी से, शारदा एनर्जी और उषा मार्टिन से कंपेयर किया जा रहा है। मुझे लगता है कि इन सब की कंपनी में देखा जाना चाहिए कि किसका किस सेगमेंट से ज़्यादा रिवेन्यू आता है। शायद उसकी सेगमेंट से यदि कंपेयर करें तो शायद बेटर हो सकता है। और कई बार हम कंपेयर करने के टाइम पे ये भी देखते हैं कि आखिर एनएससी इसके बारे में क्या कहता है, तो वो भी देखते रहते हैं। बीएससी के ऊपर भी जो सेगमेंट्स वाइज हैं उसका कुछ
आंकड़ा कहता है कि नहीं करता है। चलिए हम रिजल्ट की तरफ चलते हैं और ये समझ में आती है जो कंपनी के पास जो रिवेन्यू रहा है वो रिवेन्यू लगातार इंक्रीज करती कहती नहीं, इनका ट्रेंडिंग में रिवर्सल आ गया। जो लगातार ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर आ रही थी चार्ट के लेवल पे, जहाँ पे इनकी चार्ट की बात कर रहा हूँ, वैसे ही लेवल पे इनका सेल्स का लेवल नहीं रहा, उसमें थोड़ा सा डाउनफॉल देखने को। लेकिन डाउनफॉल के सरकार की वजह से यहाँ पे जो प्रॉफिटेबिलिटी पार्ट थी वो भी क्या हुआ, डाउन साइड ही देखने को मिला है। यदि इसी चीज़ को हम परसेंटेज वाइज यदि आंकड़ा करके देखें तो दोस्तों हम कोई परसेंटेज कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज आती है गूगल फाइनेंस की हेल्प से, और कोई भी जाकर के इसको सर्च कर सकते हैं। सबसे आसान है गूगल फाइनेंस पे किसी स्टॉक को सर्च करना। यहाँ पे देखा गया कि इनकी रेवेन्यू सोर्स में वाई के बेसिस पे, अर्थात समझ में आती है जो पिछले साल जो जून का डेटा था और आज के जून के डेटा के हिसाब से इसमें ये कहता है, मतलब क्या है, ट्रेंडिंग थोड़ा सा इसमें लगता है कि गिरावट की संकेत ट्रेंडिंग के व्यू से दिखता है। लेकिन बाकी सारी चीज़ को देखा जाए, जहां हम ईवीटा तक की बात करें तो इसमें ईवीटा तक में करीब 21% तक की उछाल बनती नजर आती है। ईयर ऑन ईयर बेसिस में हमारे पास ट्रेंडिंग क्या समझ में आती है, ये कहती है कि इनके पास जो रिवर्स जो पोजिशंस था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भले ही इनकी नेगेटिव सेंटीमेंट देता हो, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस में जो सेगमेंट जो कि रिवेन्यू सोर्स था, रिवेन्यू था सेल्स को लेकर के, वो लगातार बढ़ी, लेकिन कई बार इसमें गिरावट भी देखने को मिला। ऑपरेटिंग जो नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसमें नेट प्रॉफिट को भी टॉप ऑफ द पीरियड भी नहीं कह सकते, टॉप ऑफ द ईयर भी नहीं कर सकते, टॉप ऑफ द क्वार्टर जो था लास्ट वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें उस तरह की चीज़ें अभी सस्टेनेबिलिटी नहीं बनती देखने, लेकिन चार्ट में लगातार बढ़ती नजर आती है जो हम आंकड़ा करके देख रहे हैं। ऐसे यदि रिवेन्यू मॉडल की तरफ देखें हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखिए, यहाँ पे जो पोजीशन था रिवेन्यू को लेकर के वो लगातार बढ़ी है, लेकिन कंपैरिजन विद द पिछले साल से कंपेयर करके देखें तो लगता है कि अच्छा यहाँ पे तो गिरावट है। यहाँ पे क्या था, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक में एक सेंटिमेंटल ऐसा बना कि लगातार एक बड़ी बुल कैंडल की तरफ भागता नजर आ, थोड़ा सा बाद में 24 के अंदर थोड़ा सा गिरावट दर्ज किया, और यही संकेत देता हुआ नजर आता है कि ऑलमोस्ट क्या हुआ, ईवीटा में करीब 25% के आसपास की गिरावट दर्ज कर। अब प्रॉफिट हमेशा एक बुक किया हुआ वैल्यू है, इसके पीछे एक चीज़ को जानना जरूरी है, क्या इनके पास अदर सोर्स ऑफ इनकम भी है, इसके अलावा क्या इनके पास इंटरेस्ट इनकम की कितने इंटरेस्ट कितने एक्सपेंसेस में बुक किया जा रहा है, ये भी जानना जरूरी होगा। इसलिए हम रिकन्स्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं और ये समझने के प्रयास करेंगे। बैलेंस शीट में हमारी फिगर देखना जाए तो हम इसको देखते हैं, किसी भी कंपनी को देखा जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसको लेकर के आखिर बोरोइंग्स के सिचुएशंस क्या हैं। तो बोरोइंग्स उन्होंने लगातार क्या किया है, बोरोइंग को रिड्यूसिंग करती नजर आती है, जबकि इनका पास इन्वेस्टमेंट में क्या हो रही है, सेम सिचुएशंस जो फिक्स एसेट्स था वो में क्या हुआ, गिरावट देखने को मिला है। कंपेरिजन टू द इन्वेस्टमेंट पार्ट अच्छी खासी ग्रोथ लेवल पे है, और अदर साइड अदर एसेट्स भी ग्रोथ लेवल पे बनी है। अब जब अदर एसेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास एक नज़र आती है कि इनके पास उधार का भी कुछ पैसा कौड़ी है जो कि मार्केट में उसको लेना है, और वो आपकी वो हमारी परसेंटेज ऑफ द प्रॉफिट के बेसिस पे क्या कहता है, क्या 101 करोड़ का कहता है, जिसमें हमें जानना जरूरी है कि आखिर रिस्क क्या है, इनकी डेटर्स कौन सी हैं, क्लाइंट कौन सा लिस्ट किनका हिसाब से आती है। यहाँ पे देखने वाली बात है कि इनके पास पैसे 10 दिन में आते हैं, उसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, लेकिन 101 करोड़ के हिसाब से यदि देखा जाए तो यहाँ पे देखा जाए फंडामेंटल की कंपेरिजन टू द प्रॉफिट है 524 करोड़ में, उसमें 101 करोड़ के आसपास है, तो कोई इसमें कोई भी चिंता की बात नहीं लगती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी इनके पास ज़्यादातर पैसे इनके पॉकेट्स में आ चुके हैं। ये इनके लिए एक अच्छी कहते हैं स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करती है, इनको लिए इस स्ट्रॉन्ग पोजीशन की बात करती नज़र आ रही है। अब इसको हम कुछ और एक एस्पेक्ट से समझें तो हमारे समझ में ये आती है, जो इनका जो बैलेंस शीट फिगर्स आर्ट है उसमें टाइम टू टाइम यदि हम से रिवेन्यू का एसेट्स की तरफ देखें तो ये लगातार एसेट्स बढ़ी है, लायबिलिटी भी बढ़ती नज़र आई है, लेकिन कंपैरिजन टू द एसेट्स थोड़ा सा कम है, जहाँ पे शॉर्ट टर्म और कैश की बात करें कि यानी 83% और बाकी सारी चीज़ में देखा गया कि एसेट्स यदि 10% इंक्रीज करती है तो लायबिलिटी केवल और केवल 1% से थोड़ा सा ज़्यादा ही आंकड़ा देता है। तो इसमें क्या है, इसके लिए स्ट्रॉन्ग पोजीशन है जो इनकी एसेट्स में लगातार इंक्रीज हुई है कंपेरिजन टू द लायबिलिटीज को। अब समझिए वाली बात है, इसको हिस्टोरिकल डेटा के फ्रेम के देखा जाए तो ये हमारे समझ में ये आती है, तो कंपनी के पास सेल्स लगातार क्या हुई है, सेल्स ग्रो
लगातार बढ़ी है। उसी कंपैरिजन यदि देखा है तो प्रॉफिट में उतनी बड़ी चाल नहीं देखने को मिला फ्रॉम द लास्ट 3 year, बट स्टॉक प्राइस इन शेयर लास्ट 3 year and the 1 year in the high to high in the range in the 100% near about the 100% is the jump from the बॉटम। जबकि रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ देखा है तो नियरली ये कह सकते हैं 20% से ऊपर का ही आंकड़ा देता है, जो कि इनके लिए सबके सब स्ट्रांग दिखता है। यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी उतनी नहीं दिखती कंपैरिजन टू द सेल्स को लेकर के, लेकिन क्या है स्ट्रांग ही दिखता है इन तीनों के डेटा बेसिस पे। मतलब इन दोनों तीनों डेटा बेसिस पे इसका जो भागना है वो सही साबित होता नजर आता है कि इनके कंपैरिजन टू ये सेम रेस से भागती नजर आती को, इनकी सेल्स बढ़ती है, प्रॉफिट बढ़ती है, तो फिर इनके स्टॉक प्राइस भी बढ़नी चाहिए और बढ़ती रहती है। कंपैरिजन टू द आपके सितंबर का रिजल्ट आएगा तो एक्चुअली पता चलेगा आखिर क्या हो रहा है। अब यदि हम सेगमेंट वाइज की तरफ समझें तो उसमें हम एक नज़र डालते हैं सेगमेंट वाइज के लिए हमें बीएससी इज द बेस्ट ऑप्शन लगता है और हम बीएससी पे चलते हैं। और बीएससी पे हमें कुछ और भी संकेत देता है कि सेंटिमेंटल को लेकर कहता है, लगातार कहती है कंपनी अपनी हायर को देखिए लगातार, चाहे 12 तारीख से देखा जाए तो एक सप्ताह से लगातार इन्होंने अपनी हायर टू हायर को टच किया है। इसके बाद देखा जाए लगातार इंक्रीज करती हुई प्राइस में इसकी वॉल्यूम का क्या कहता है, तो वॉल्यूम यहाँ पे पिछले हम 6 महीने के डेटा लें तो वॉल्यूम में लगातार उछाल आई है, अर्थात मार्केट में इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है स्टॉक के प्रति बनी है। इंटरेस्ट वॉल्यूम क्या दिखाता है कि मार्केट में इंटरेस्ट जागा है, इंटरेस्ट चल रहा है ज़्यादा। जबकि सेगमेंट वाइज की तरफ हम देखें तो कंपनी की जो मेन एक्टिविटीज़ हैं जहाँ से इनके पास ज़्यादातर रिवेन्यूज़ जनरेट होते हैं, उनका आंकड़ा ये देता है कि इनके पास जो सबसे ज़्यादा है वो स्टील के लिए कंपनी कामकाज करते हैं। तो मुझे लगता है कि इनको मेटल्स वाली कंपनी से कंपेयर करना सब बेटर है। फ्लेरो एरोस को लेकर कहती है। इसके अलावा पावर सेक्टर में भी कंपनी का कामकाज है। अनएलोकेटेड फंड भी है इनके पास है, जबकि खास करके देखा जाए तो स्टील इज द बेस्ट परफॉर्मेंस इन द, मुझे लगता है कि स्टील से कंपेयर करना शायद बेटर होगा। जिसके लिए आप कंपेयर करने के टाइम पे इसको हम जहाँ पे हम मेटल्स को लेकर के रत्नामणि मेटल्स या एनएमडीसी से या फिर टाटा स्टील से किया जा सकता है, तो इन सभी को एक तरह से कंपेयर किया जा सकता है कंपेरिजन ऑफ द रिवेन्यू मॉडल के हिसाब से। तो हमने इसको समझने का प्रयास किया दोस्तों। मैं कोई ट्रेडर्स नहीं हूँ मार्केट के लिए, ना कोई एडवाइजर्स हूँ आपके लिए। ओनली एज अ मार्केट लर्नर मैं जो लर्न करता हूँ वही सामने रखता हूँ। वो भी लाइव रहता है, मैं किसी तरह की रेटिंग्स और मेरे पास कुछ ऑप्शंस नहीं होता। दोस्तों हमारी वीडियोज़ हमारी लर्निंग्स आपको अच्छी लग रही हो तो लर्निंग्स के बेसिस पे आप उसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस तरह की लर्निंग को प्रमोट करने के लिए आप ज्वाइन बटन भी क्लिक कर सकते हैं, जहाँ पे हम बेटर लर्निंग, अवेयरनेस और एजुकेशन की बात ही रखने का प्रयास हमेशा करते रहते हैं। मिलते हैं इसको सेगमेंट इसके चार्ट को लेकर के, उसके बाद एक गोल्डन रूल पे तरफ चलेंगे, क्या कहना चाहता है निवेशक की तरफ चलते हैं। और निवेशक के बारे में ये समझ में आती है कि यहाँ पे जो प्रमोटर्स हैं उनके पास अच्छी खासे यहाँ पे होल्डिंग्स है। इसके अलावा FIDI की तादाद भी है, पब्लिक के पास भी होल्डिंग है। और देखा गया कि कंपनी में फिलहाल जो उनका डेटा था उसमें लगातार क्या हो रही है। देखिए इसमें आखिर स्टॉक की प्राइस क्यों बढ़ती है, जब स्टॉक को खरीदने के लिए भीड़ काफ़ी जमा हो गई, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर क्या है, लिमिटेड है। जहाँ 28,000 27,000 और आज के टाइम में देखा गया कि 53,000, और मुझे लगता है कि सितंबर वाले में ये और पहुँच के 60,000 65,000 के आसपास यदि चला जाता है इनकी लिस्ट और शेयर होल्डिंग की लिस्ट को लेकर के देखा जाए तो मार्केट में क्या हो रही है, इनकी प्रति जो न्यू प्लेयर हैं वो यहाँ पर मार्केट में एंटर करते नजर आते हैं। जबकि एक बल्क ट्रेड में देखने को मिला था, वो था 29, और बहुत पुराना बल्क ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला है, जो कि शायद जुलाई का भी एक देखने को मिला है, उससे पहले भी था डेटा। यहाँ पे कुछ पार्टी ने जुलाई के अंदर कुछ अपनी प्रोग्रेस वहाँ पे इनको बाइंग्स किया था, खास करके देखा है तो कुछ पार्टी से। तो ये डेटा निकल के आए जहाँ पे कुछ लोगों ने बेचा और कुछ लोगों ने खरीदा, ये अक्सर डेटा चलती है। हमने समझने का प्रयास किया स्टॉक को लेकर के, गोल्डन रूल की तरफ चल देंगे। उससे पहले एक सेंटिमेंटल की तरफ चलते हैं। सेंटिमेंटल में क्या हो रहा है, कंपनी कहती है कि लास्ट की बात करिए और अमलगेशन ऑफ द एस पावर जनरेशन को लेकर कहती है, जो कि छत्तीसगढ़ में एक कंपनी है, उसको लेकर कंपनी अपने पास वो मर्ज करेगी। मर्ज करने के लिए इनके कहते हैं कॉर्पोरेट सर्विस ने प्रोसीड ऑफ द SKC पावर जनरेशन को लेकर के इनका अपडेट्स आया था। इसके अलावा की बात करें कंपनी को लेकर के, तो एनालिसिस के पार्ट में हम देखें
तो हमारे सामने ये दिखता है, ऐसा कोई भी अपडेट यहाँ पे देखने को नज़र नहीं आती। लेकिन हमने क्या क्या एस्पेक्ट देखा, इनकी जो मॉडल्स थी वो लगातार क्या थी, इनकी ग्रोइंग कैटेगरी के अंदर ही देखने को मिली। जब से हम या तो पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस का डेटा को देख लें या हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डेटा को ही देख लें, तो लगातार एक ग्रोइंग कैटेगरी में था। ईयर ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कई बार हो सकता है जब उस इन्वायरमेंटल इशू की वजह से कई बार डाउनफॉल भी देखने को मिल जाती, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में अच्छी खासी परफॉर्मेंस करती नजर आती है। अब चार्ट में देखने को मिला कि यहाँ पे पिछले, चाहे हम 2 साल के चार्ट लें, 5 साल के पिछले चार्ट लें या फिर 6 महीने के चार्ट लें, लगातार ग्रोइंग्स कैटेगरी के अंदर आती है। और यहाँ पे देखने को मिला कि लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई है। और अक्सर होता है जब मार्केट चलती है, एक हायर टू हायर पे जाकर के ना कुछ जो बड़े प्लेयर होते हैं मार्केट में, वो डिस्काउंट पे बेचना चालू करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम भी देती है और डिस्काउंट भी देती है, तो मार्केट में थोड़ा सा सेंटिमेंटल प्रॉफिट बुकिंग की तरफ नेगेटिव सेंटिमेंट बन जाती है। अब इसमें गोल्डन रूल क्या कहता है मार्केट को लेकर के, गोल्डन रूल ये कहता है खुद की रिस्क फैक्टर क्या कहती है, उसके हिसाब से आपकी एक्सपेक्टेशन क्या, हमारी एक्सपेक्टेशन क्या कहती है, एक्सपेक्टेशन के बेसिस पे यदि मार्केट उस लेवल तक जाती है एज अ टर्म एज द ग्रो, तब उसको कट करना ज़रूरी है। नहीं कट होता तो फिर पोर्टफोलियो में क्या होती है, कई बार आपके पास दिखती है कि पोर्टफोलियो में आपको नुकसान दे रहा है, कई बार पोर्टफोलियो में आपके पास प्रॉफिट बनाती दिखती है। लेकिन जब तक सेल आउट नहीं होगा, प्रॉफिट बुकिंग नहीं होगा, तब तक वो क्रेडिट नहीं आता है ना। क्रेडिट के लिए बैंक इंजॉयमेंट के लिए क्या करना चाहिए, क्रेडिट लेना चाहिए, तभी तो मिलेगा। और हमने कहा कि ये आगे चल करके 500 से 600 ये तो लगता है आसानी से जा सकता है, क्योंकि इनकी फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। बाकी दोस्तों कोई रिकमेंडेशन या एडवाइजरी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कंप्लीटली लर्निंग की बात कर रहा था। मिलते हैं कुछ नए स्ट्रेटजी के साथ, न्यू कंपनी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हियर दोस्तों।